हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाल ही में फेमस हुई वेब सीरीज जो कि एक रियल कहानी भी है उसके बारे में जानेंगे। स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। एक तेज दिमाग वाला मेहनती व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होने से किस तरह गलत रास्ते पर निकलता है, जिसका जुर्माना उन्हें ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी भुगतना पड़ा, ये देखेंगे। साइंस का कोई भी लॉ खाली नहीं जाता है। जैसे हमारी एक्शंस होती है वैसे ही रिएक्शंस हमें मिलती है। ये हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है। आज का जो वीडियो है वह 8 सेक्शंस में रहेगा, जिससे हम पूरी तरह से इसे समझ पाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि हम नई इंफॉर्मेशन आज आप तक पहुंचाते रहे। देन लेट्स स्टार्ट। सेक्शन 1, हर्षद मेहता फैमिली एंड बैकग्राउंड। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 यानी 1954 को गुजरात के राजकोट जिला भारत में हुआ था। उनका पूरा नाम हर्षद शांतिलाल मेहता था। उनके पिता का नाम शांतिलाल मेहता एवं माता का नाम रसीलाबेन मेहता था। उनके पिता बॉम्बे के कांदिवली में एक छोटे व्यवसायी थे, लेकिन बाद में उनका पूरा परिवार रायपुर के मोड़ापारा यानी मध्य प्रदेश में चले गए। स्कूल की शिक्षा हॉली क्रॉस बायरन बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर में ही हुई तथा कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने लजपत राय कॉलेज मुंबई से की, जहां उन्होंने बीकॉम की डिग्री ली थी। 8 साल तक 1976 में उनका बीकॉम कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 8 साल तक अलग अलग कंपनियों में उन्होंने जॉब किया, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़े बेचने से लेकर सीमेंट के सेल्स में भी काम किया। हर्षद मेहता का विवाह ज्योति मेहता से हुआ था। उनका एक बेटा है, नाम है अतुल। 2 भाई थे जो उनके व्यवसाय में भी सहयोगी थे, अश्विन मेहता और सुधीर मेहता। और इन दोनों को छोड़कर और एक भाई उनको है जिनका नाम है हितेश जी मेहता। हर्षद मेहता ने अपने तेज दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में शेयर मार्केट में खूब पैसा कमाया, और इसी कारण मीडिया ने हर्षद मेहता को एक नया नाम दिया था, द बिग बुल। जो एक बहुत बड़ा हीरो था, वो बाद में बहुत बड़ा विलन कैसे बना, ये हम इस स्टोरी से जान पाते हैं। ये था सेक्शन 1, हर्षद मेहता की फैमिली और उसका बैकग्राउंड। अब हर्षद मेहता ने बिजनेस स्टार्टअप कैसे किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो स्टॉक मार्केट में यानी शेयर मार्केट में कैसे आए, हम ये सेक्शन 2 में देखते हैं। 1976 में जैसे उन्होंने बीकॉम पास किया, उसके बाद हर्षद मेहता जी ने पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की थी। फिर उनका इंटरेस्ट वहां से शेयर मार्केट में यानी स्टॉक मार्केट की तरफ जागा। उन्होंने नौकरी छोड़कर हरिजीवन दास नेमीदास सेक्रेटरीज में वो एक ब्रोकरेज फर्म थी, वहां उन्हें जॉबर की नौकरी ज्वाइन कर ली। जॉबर कौन होता है, पहले ये समझ लेना है हमें। जॉबर का काम होता है जो ब्रोकर्स को क्लाइंट देता है, और वहां पर जो प्रसन्न परिजीवन दास थे उन्होंने उनको गुरु मान लिया, और स्टॉक मार्केट के शेयर मार्केट के सारे पैतरे उन्होंने प्रसन्न परिजीवन दास जी ने सीखे। फिर 1984 में 1984 में उन्होंने खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी शुरुआत की, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकर मेंबरशिप भी उन्होंने ली। उनके कंपनी में उनके सहयोगी थे 2 भाई, अश्विन मेहता, सुधीर मेहता और उनके कुछ दोस्त। अब ये स्कैम के बारे में जानने से पहले हम सेक्शन 3 में एक्चुअल स्टॉक मार्केट चलता कैसे है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देखेंगे। देखिए, अर्ली 1980s में तो स्टॉक मार्केट में उनको इंटरेस्ट आया था, लेकिन हमारा स्टॉक मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, वहाँ पर पब्लिक का भी इनकम कैसे होता है और कंपनीज का भी इनकम कैसे होता है, पहले हम वो देखते हैं। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए और या फिर नया बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है, यानी पैसों की जरूरत होती है। उस पैसे की इनकम के लिए कंपनी को छोटे छोटे हिस्से यानी भाग करने पड़ते हैं, जिसे हम शेयर्स कहते हैं। और कंपनी क्या करती है, उन्हें पब्लिक में इन शेयर्स को बेचती है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम है मिस्टर ए। उनकी एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, और जिसकी उस कंपनी की वैल्यू है 1 करोड़ रुपीज। अब मिस्टर ए जो है वह अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता है, और कंपनी ग्रो करने के लिए उसे 50 लाख की जरूरत है।
अब ये 50 लाख वो लाएगा कहाँ से? तो अपने कंपनी के 5 लाख हिस्से वो करेगा और फेस वैल्यू रहेगी उनके एक एक हिस्से की 10 रुपए, 10 रुपीज 10 पर शेयर। और इन 5 लाख शेयर्स को वह मार्केट में लाता है, पब्लिक उन्हें खरीदती है और 50 लाख उस कंपनी ए को मिल जाते हैं, उस ए बिजनेसमैन को मिल गए। फिर उसके बाद ये जो शेयर मार्केट है, ये इन पब्लिक की इनकम इस शेयर मार्केट से कैसे होती है? तो जो मिस्टर ए है उन्होंने अपनी कंपनी ग्रो की, 50 लाख उनको मिल गए और जैसे जैसे उन्हें प्रॉफिट होता है वैसे वैसे उनकी जो फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाती है। मतलब 10 रुपए का जो शेयर था उसके शेयर के वैल्यूज बढ़ते जाते हैं। समझो वो उसके मार्केट वैल्यू हो गई 12 रुपए, मतलब जो 10 रुपए का शेयर था वो अब 12 रुपए का बन गया है। तो पब्लिक में से जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। समझो किसी व्यक्ति ने 1000 शेयर्स उस कंपनी के खरीदी किए थे, जब 10 रुपए की उसकी वैल्यू थी, 10,000 में उसने 1000 शेयर खरीदी किए थे और आज उस शेयर की वैल्यू 12 रुपए है। तो उस जो व्यक्ति है पब्लिक, उसकी भी वैल्यू शेयर्स की 12,000 हो जाएगी। अगर वो बेच देता है तो 2000 का मुनाफा उस व्यक्ति को मिल जाता है। इस प्रकार ये शेयर मार्केट चलता है। अब शेयर मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती है, लेकिन उसमें सबसे फेमस 2 कंपनियां हैं, एक NSE और एक BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का लॉन्ग फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो कोई भी कंपनी अगर वहां नहीं आती है तो पहले उनको कोई भी कंपनी जो है NSE है या फिर BSE है, इनसे ब्रोकर मेंबरशिप लेनी पड़ती है। आज NSE में ऑलमोस्ट 4 साल पहले 1700 कंपनियां रजिस्टर हुई थी ब्रोकर मेंबरशिप के लिए और BSE में 5400 यानी 5400 कंपनियां रजिस्टर हो चुकी थी। अब NSE के अगर हमने कोई शेयर्स लिए हैं, NSE में जो भी कंपनियां रजिस्टर है उनके अगर कोई शेयर लिए हैं और उन शेयर्स में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको कहते हैं निफ्टी। और BSE से जो कंपनीज है उसके अगर हमने शेयर्स लिए हैं और उन शेयर्स में अगर कोई उतार चढ़ाव आता है उसे कहते हैं सेंसेक्स। आया ध्यान में? और इनके जो सारे रेगुलेशंस है, जो सारे लॉज है जो चलते हैं, जिन नियमों पर चलते हैं, वो रेगुलेशंस बनाए जाते हैं सेबी के द्वारा। सेबी का लॉन्ग फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके रेगुलेशंस के थ्रू ये स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट चलता है। तो हमने ये देख ली स्टॉक मार्केट की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये स्कैम की चेन चली कैसे, ये हम सेक्शन 4 में देखते हैं। सेक्शन 4 है चेन ऑफ स्कैम। अभी देखिए 1969 टू 1980s, 1969 से 1980 तक जो इकोनॉमी थी इंडिया की, उसमें जो सारी बैंक्स थी वो नेशनलाइज्ड हो चुकी थी। अब बैंक नेशनलाइज्ड होने के बाद उनके जो SLR थे और CRR थे उनके रेट भी बढ़ चुके थे। SLR जो थे उसका रेट था 38.5% और CRR के जो रेट थे वो 25% तक हो चुके थे। अब बैंक में जो SLR और CRR थे ये दोनों मिलकर हुआ 63.5%। तो ये 63.5% जो थे ये बैंक बाहर रिटर्न्स के लिए या इनसे वो कमाई नहीं कर सकती थी। मतलब उनका ये रेट इतना हाई हो चुका था। अब बैंक को अगर इनकम बढ़ानी है, रिटर्न्स बढ़ाने हैं, तो उसे जो 36.5% बचे हैं उसमें से ही अपनी इनकम करनी होती थी। तो उस समय एक नई संकल्पना आई NBFC। NBFCs के द्वारा एक फ़ायदा बैंक को था कि बैंक अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती थी कि उसे पैसा कहाँ लगाना है। और NBFCs ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया ताकि उनको रिटर्न्स अच्छे मिले। अब बैंक स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे लगाती थी, तो समझो 2 बैंक है, एक बैंक A है और एक बैंक B है। जो बैंक A है वो लेंडिंग बैंक है और जो बैंक B है वह बोरोइंग बैंक है। मतलब बैंक A सिक्योरिटीज बाय करना चाहती है और बैंक B सिक्योरिटीज सेल करना चाहती है। अब सिक्योरिटीज बाय कैसे कर सकती है, तो बैंक A के पास पैसे ज़्यादा है, उसे आज अपने पैसे 15 दिन के लिए शॉर्ट टर्म लोन के लिए किसी दूसरे बैंक को देने हैं और 15 दिन बाद उसके विद इंटरेस्ट के साथ उसे वापस पैसे मिलेंगे, उसको रिटर्न आएगा, उसकी इनकम हो जाएगी। तो बैंक A ढूंढ रही है कोई बैंक सेल करने वाली, सिक्योरिटी सेल करने वाली कोई बैंक हो।
और बैंक बी को आज पैसों की बहुत ज़रूरत है, तो अपने 15 दिन के लिए वो अपनी सिक्योरिटीज़ उसके पास मॉर्गेज के लिए रखेगी दूसरे बैंक के पास, और उससे कुछ पैसे वो लोन पर ले लेगी। अब ये बैंक को कैसे पता चलता था कि कौन बाई कर सकता है और कौन सिक्योरिटी सेल कर सकता है? उनको अपने कस्टमर ढूंढने थे, तो वो ब्रोकर्स के थ्रू ये सारे काम करते थे। बैंक ए ब्रोकर के पास जाएगी और बैंक बी भी ब्रोकर के पास जाएगी। ब्रोकर्स इनके बीच में दलाली का काम करता था, इन दोनों के ट्रांजैक्शंस जोड़ देता था और उसको उसके हिसाब से कमीशन मिलता था। उस टाइम बैंक में जो ट्रांजैक्शंस होते थे वो इंटरनेट के थ्रू नहीं होते थे, मैन्युअली होते थे, इसलिए वहाँ पर एंट्री की जाती थी। अब समझो बैंक ए ने 100 करोड़ रुपए बैंक बी को दिए 15 दिन के शॉर्ट टर्म के लोन पर, तो बैंक बी क्या करती थी, अपनी सिक्योरिटी उनके पास सेल करती थी 15 दिन के लिए। तो इस बीच यहाँ तक जो था रेडी फॉरवर्ड डील से ये सारा चलता था, यहाँ तक सारा काम जो था वो लीगली चल रहा था। अब इसके बाद इरेगुलर ट्रांजैक्शंस जो बढ़ गए और इलीगली वो कैसे होने लग गए वो हम देखते हैं। अब बैंक ए से इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी ली, पैसे लिए, और बैंक बी से क्या की, सिक्योरिटी सेल की। उनकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो ए के पास देने थे, और जो 100 करोड़ होते थे वो ब्रोकर्स के अकाउंट में आते थे, ब्रोकर्स वो दूसरे बैंक के अकाउंट में डाल देता था। अब इसके बाद जो ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, एंट्रियाँ बढ़ गई, तो इंटरनेट से तो था नहीं, तो एंट्रीज करना बहुत मुश्किल जा रहा था। तब एक नया कंसेप्ट आया, बैंक रिसीट। बैंक रिसीट देना था और पैसे लोन पर लेने थे। अब यही से उस स्कैम की शुरुआत हुई। वो क्या करने लग गए, बैंक रिसीट अपनी पहचान के कारण हो या छोटी छोटी बैंक को अपने नाम के कारण हो, फेक रिसीट बनाने लग गए। बड़े बड़े जो बैंक में ऑफिशियल्स या ऑफिसर होते थे उनसे जान पहचान करवा के फेक रिसीट का ट्रांजैक्शंस होने लग गया। अब रिसीट फेक थी तो देने की कोई लिमिट नहीं होती थी, आप कभी भी दे सकते थे, और फिर वही जो बैंक से पैसे लेते थे वो स्टॉक मार्केट में लगाए जाते थे और इनकम हो जाती थी। ऐसे चेन 2 या 3 बैंक तक नहीं रही, ये चेन बढ़ती गई, बैंक ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक, ऐसे बहुत सारे बैंकों में ये स्कैम होता रहा। इरेगुलर ट्रांजैक्शंस होते रहे, फेक रिसीट दी जाने लगी, जिसकी वजह से क्या होने लग गया, पैसों का व्यवहार बिगड़ गया और स्टॉक मार्केट में भी क्या होने लग गया, अचानक तेजी से बढ़ाव आने लग गया। अब ये स्कैम जो बढ़ता गया, इसमें फिर बहुत सारे पैसों का उला ढाल कहो या बहुत सारे पैसों का व्यवहार होने लग गया। इसमें हर्षद मेहता अकेले नहीं थे, ये स्कैम उन्होंने अकेले ने नहीं किया था, ये एक इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट में निकला। उसमें उनके साथ कई ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व थे, बैंक्स भी इन्वॉल्व थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अनुसार उसमें ब्रोकर्स भी इन्वॉल्व थे, बैंक्स भी इन्वॉल्व थे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व थे, मिनिस्टर्स तथा मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व थे, ऐसा जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अब हम सेक्शन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं कि ये जो स्कैम है ये किसके द्वारा सबके सामने आया। सेक्शन नंबर 5 का नाम है सुचेता दलाल। पहले उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद उन्होंने ये स्कैम कैसे लाया और स्कैम लाने के बाद उनकी लाइफ कैसी है, ये इस सेक्शन में हम देखेंगे। सुचेता दलाल, इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपना ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी लॉ की पढ़ाई बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पूरी की। उसके बाद उन्होंने जर्नलिज्म में एंट्री की तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बिजनेस जर्नलिस्ट का काम करने लगे। और तभी उनके पास, जब वो एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट थे, फाइनेंशियल एडिटर थे, तब शरद बेलारी उनके पास आया रिपोर्ट लेकर और उन्होंने कहा कि SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक अकाउंट में से 500 करोड़ रुपए गायब है। सुचिता दलाल ने SBI के एक ऑफिसर से कंफर्मेशन कर ली, उनको पूछा तो ऑफिसर्स ने जब ये बताया कि हाँ इरेगुलर ट्रांजैक्शंस स्टॉक मार्केट में हो रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं हर्षद मेहता का हाथ है, ये पता चलने के बाद सुचेता दलाल ने खोजबीन शुरू की। और जैसे ही उन्हें हर्षद मेहता तथा जो व्यवहार चल रहे थे इरेगुलर ट्रांजैक्शंस उसके बारे में पता चला, तो उन्होंने 23 अप्रैल 1992 यानी 23 अप्रैल 1992 में द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल लिखा और उसमें इस स्कैम के बारे में बताया गया। अब 23 अप्रैल 1992 को ये स्कैम सबके सामने आया।
फिर इस स्कैम पर 3 तरह की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हुई जो हम अगले सेक्शन में देखेंगे ही। पर इस सेक्शन में हमें सुचेता दलाल के जो आगे की लाइफ है कैसी रही उसको देखना है। अब ये स्कैम के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना उनके लिए आसान नहीं था। संघर्षों से भरा यह कार्य था और इसके बाद भी बहुत बड़ा रिस्क उनके जीवन में आने वाला था। इस स्कैम के बाद उन्होंने और बहुत सारे स्कैम उन्होंने अनकवर किए। इन सब स्कैम के बारे में उन्होंने और उनके हस्बैंड जो है देवाशीष बासु, इन्होंने किताब लिखी द स्कैम। और जितने जितने भी स्कैम अनकवर किए वो कैसे किए उनकी सारी इंफॉर्मेशन उस बुक में दी गई है। पर इतना बड़ा कार्य करने के बाद उनको 2006 में तो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया ही, पर उसके साथ ही आउटस्टैंडिंग वुमन मीडिया पर्सन चमेली देवी जैन अवार्ड भी उनको दिया गया और तरह तरह के विशेष अवार्ड भी उन्हें मिले। फिर 6 फरवरी 2010 में उनके जो पति है देवाशीष बासु, उन्होंने मनी लाइफ फाउंडेशन एक एनजीओ कंपनी है उसकी स्थापना की और उसी में सुचेता दलाल आज ट्रस्टी है। अब ये रही सुचेता दलाल की बेसिक इंफॉर्मेशन। अब सेक्शन नंबर 6, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में क्या क्या आया वो देखेंगे। अभी हमने देखा ही कि 3 तरह की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस हुई। उसमें सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन हुई जानकी रमन कमेटी के द्वारा। जानकी रमन आरबीआई में डिप्टी गवर्नर थे और उनके अंडर पहली इन्वेस्टिगेशन बनाई गई थी, जिसका उनका ऑब्जेक्टिव एक ही था कि बैंक को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कितना लॉस हुआ है वह देखना, जो रिकवर नहीं हो सकता है। तो ये शॉर्ट में थी और उन्होंने जो रिपोर्ट निकाला उसके अनुसार बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो लॉस हुआ था वो था 4024 करोड़, जो आज के हिसाब से 24,000 करोड़ में जाता है। फिर उनको ध्यान में आया कि इसमें और बहुत सारी गुत्थियां ऐसी है जिसका सुलझना बाकी है, तो उन्होंने पार्लियामेंट में ये रिकमेंड किया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की गई। तो पार्लियामेंट में और एक नई कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक कस्टडियन भी रखा गया। उस कस्टडियन को पूरा अधिकार था कि इस जो स्कैम हुआ है इसमें जो भी आएंगे, जिनका भी नाम आएगा, उनकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी अटैच करना है। ये इन्वेस्टिगेशन 17 महीने तक चली और दिसंबर 1993 में ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट की वजह से हर्षद मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और हर्षद मेहता और उनके फैमिली को स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो 93 में रिपोर्ट दी थी, उनके अनुसार ये स्कैम 1985 यानी 1985 में ही स्टार्ट हुआ था और ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर ही हुआ था। फिर उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ये पैसा आखिर गया कहाँ। इसमें बहुत सारा 4024 करोड़ का ही नुकसान नहीं हुआ है, बहुत सारा पैसा इसमें लगाया गया है और ये सारा पैसा कहाँ गया है इसकी एक कमेटी बनाए और वो उसकी जांच करे। तो उसके बाद तीसरी इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई गई IDG, जिसमें शामिल थे CBI, RBI, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और रिफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इनकी कमेटी की रिपोर्ट भी दिसंबर 95 में आई। उन्होंने भी कुछ तथ्य बताए, पर उसके बाद 95 के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को ताला लग गया। अब चैप्टर नंबर 7 यानी सेक्शन नंबर 7 में हम देखेंगे क्राइम्स एंड लॉज। हर्षद मेहता पर कौन से लॉज फाइल हुए, कौन से केसेस उन पर दर्ज की गई। तो उन पर 72 क्रिमिनल केसेस तथा 600 सिविल फाइल्स उन पर दर्ज हुए, जिसमें से 34 को ही मंजूरी दी गई, 34 ही साबित हो पाए, बाकी के साबित नहीं हो पाए। हर्षद मेहता ने अपने साइड से लड़ने के लिए राम जेठमलानी इस वकील को अपॉइंट किया था और 1999 में हर्षद मेहता को सजा सुनाई गई। सजा थी 5 साल कैद तथा 25,000 जुर्माना। इतनी ही सजा उनको हुई थी और 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही हर्षद मेहता, जो तिहाड़ के जेल में थे, उनको वहां पर हार्ट अटैक आया। उनको ठाणे के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, पर वहां पर उनकी डेथ हो गई और जब उनकी डेथ हुई तब वो मात्र 47 साल के थे, 47 साल के ही थे। अब जो सेक्शन 8 है, इसमें आज उनकी फैमिली
उनके बाद उनके फैमिली का क्या हुआ, उन पे जो केसेस लगे थे उनका क्या हुआ, इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे केसेस जो थे वो तो हर्षद मेहता के डेथ के साथ ही खत्म हो गए, पर कुछ सिविल केसेस ऐसे थे जो उनके पीछे उनके परिवार को लड़ने पड़े। आखिर में 27 साल बाद फरवरी 2019 में हर्षद मेहता की जो पत्नी है ज्योति मेहता तथा उनके भाई अश्विन मेहता पर लगे 2 करोड़ के टैक्स को माफ कर दिया गया। और इसी साल यानी 2019 में ही उनकी वाइफ ज्योति मेहता ने किशोर जनानी एंड फेडरल बैंक के खिलाफ एक केस जीता, जिसमें किशोर जनानी एंड फेडरल बैंक को ज्योति मेहता को 6 करोड़ 18% इंटरेस्ट के साथ देने हैं। पूरे सफर में हर्षद का साथ देने वाले उनके भाई अश्विन मेहता के बारे में अब जानते हैं। तो वह लॉ की जानकारी पहले ही रखते थे। 50 साल की उम्र में उन्होंने लॉ की डिग्री भी हासिल की। खुद की केस भी वो 2018 तक लड़ते रहे और 2018 में जब उनको राहत मिली उसके बाद आज भी वो हाई कोर्ट, मुंबई का जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पर वो लोगों की केसेस लेते हैं, बहुत अच्छे से लड़ते भी हैं। और उन्होंने अपने कमाई में से 1700 करोड़ रुपए स्टेट बैंक को रिटर्न कर दिए, जिसमें हर्षद मेहता का नाम जुड़ा हुआ था। अब उनका बेटा जो है आतुर मेहता, उनको भी स्टॉक खरीदते हुए देखा गया था किसी कंपनी में, पर ये उनकी इंडिविजुअल लाइफ है तो इसलिए उनके परिवार की लाइफ को हम ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी लाइफ जीनी है। बस हमने ये स्टोरी इसलिए देखी है कि इस स्टोरी में सीखने जैसा है कि हमारे जीवन में हम महत्वाकांक्षी बने पर अति महत्वाकांक्षी ना बने। हम जो भी कार्य करें लीगली करें, दूसरों को तकलीफ हो ऐसे कार्य हम ना करें। जो कभी किसी का बहुत बड़ा हीरो हुआ करता था, एक दिन में वह अचानक विलन बन गया। बहुत सारे लोगों को उनकी वजह से सुसाइड करनी पड़ी, बहुत सारे लोग रास्ते पर आ गए, बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिलीज में कुछ सॉरोनेस देखा। इनडायरेक्टली उसका श्रेय अगर जाता है तो लोगों के हिसाब से हर्षद मेहता जी को जाता है। इसीलिए ऐसे कार्य ना करें, ये हमें सीखना है। लीगली हम रहे तो ज़्यादा बेहतर हो और अच्छे कार्य में जुड़े। आज हमने हर्षद मेहता की स्टोरी देख ली है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए विषय तथा नए विचारों के साथ। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।